नमस्कार। 22 लाख रुपए फंसे पड़े हैं व्यू नाउ में, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं गारंटी। व्यू नाउ घोटाले में अब वक्त है एक्शन का। आज मैं लेकर आया हूं एक बैंक कर्मी की आंख खोल देने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आपका कानूनी सलाहकार एंड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ, जहां कानून बोलता है और सच दिखता है। हो सकता है आप व्यूअर में से जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूं थोड़ा बदल कर आपकी कहानी। फैसला आपके हाथ, या कहानी आपकी है या कहानी आपकी नहीं है। अगर यह कहानी आपकी है तो बहुत चिंता का विषय है, और यह कहानी अगर आपकी नहीं है तो आप बधाई के पात्र हैं, आप खुशनसीब हैं। तो यह जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं या जो लेकर आया हूं, यह किसी एक इंसान की नहीं है, या किसी एक एसेट्स ओनर की नहीं है, या किसी एक इन्वेस्टर की नहीं है। यह कहानी है उन 1.25 लाख लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने का पैसा लगा दिया था रेंटल इनकम के चक्कर में व्यू नाउ में, और अब भी सोच रहे हैं गारंटी क्या है, पैसा वापस मिलेगा या नहीं, 7 महीने हो गए, रेंट आएगा या नहीं। मैं उनकी बात नहीं करता जिनको विश्वास है, जिनको अपने पैसे की चिंता नहीं है, जो इतने अमीर लोग हैं कि उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। आप इंतजार कीजिए, ईडी के सुप्रीम कोर्ट तक से फैसले आने का इंतजार कीजिए। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके सेहत पर रेंटल नहीं आने से फर्क पड़ रहा है, जिनके सेहत पर पूंजी गवा देने से फर्क पड़ रहा है। तो साहब, कुछ दिन पहले की बात है, आप जैसे मेरा वीडियो देखकर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा या भला या बुरा, सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, वैसे ही किसी इन्वेस्टर का कॉल आया मुझे शहर जम्मू से। बड़े डेडिकेशन के साथ वो मुझे लगातार फॉलो करते रहे और कांटेक्ट करने का प्रयास करते रहे, व्हाट्सएप, ऑफिस में मैसेज, कॉल। और जब मुझे लगा कि यह इंसान सीरियस है तो मैंने उससे बात की। उसने मुझसे कहा, सर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है व्यू नाउ के खिलाफ केस फाइल करने का। देखिए, मैंने अभी तक किसी को भी किसी भी वीडियो में व्यू नाउ के खिलाफ केस फाइल करने को नहीं कहा है। बड़ी सारी बातें मुझे लेकर बड़े सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, चैनल पे चल रही हैं, लेकिन देखिए, कौवा कान ले गया या नहीं ले गया, इसका फैसला अपने कान को देखकर होता है, कौवे को देखकर नहीं होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, नहीं सुन रहा हूं, क्या कहा हूं, ये सब मेरे वीडियो से आप देखिए। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। तो मैंने ना कभी किसी को व्यू नाउ के खिलाफ केस करने को कहा है, न तब कहा था, ना अब कह रहा हूं। ना मैंने अभी तक किसी को कहीं किसी कोर्ट में क्लेम दाखिल करने को कहा है। मैंने अगर कहा है तो सिर्फ 3 बातें कही। पहली बात, आप कानूनी सलाह लीजिए, क्लियर। दूसरी बात, अपना क्लेम तैयार कीजिए। और जो तीसरी बात मैंने कही है वह यह कही है कि ईडी का जो हो, व्यू नाउ का जो हो,
हमें हमारे क्लेम से मतलब है और कानून हमारा उस बारे में समर्थन करता है, इन्वेस्टर्स का समर्थन करता है, हमारे पक्ष में है, इन्वेस्टर सेंट्रिक है। इसलिए जो लोगों को अपना पैसा वापस चाहिए उन्हें तैयारी करनी चाहिए और अपना पैसा बिना किसी हेर फेर में पड़े मांगना चाहिए। अब इसके लिए कौन सी याचिका दाखिल होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट में होगी, ईडी के पास होगी, पीएमएलए अदालत में होगी, वगैरह वगैरह, इस बारे में ना मैंने कभी कुछ कहा है और ना मैं आज कह रहा हूं। इसके लिए आप अपने वकील से सलाह कीजिए। और जब केस किया जाता है या होता है तो व्हाट्सएप या यूट्यूब पे पढ़ के नहीं होता, वीडियो के माध्यम से नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि एक जन जागरूकता को फैलाने का, कानून सिखाने का, कानून बताने का प्रयास मात्र है। तो आप जब भी, जहां भी, जो भी फैसला लें, इन कानूनों के दायरे में लेकर लें। तो आइए हम इस जम्मू वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये सज्जन कहे कि मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे केस करना है व्यू नाउ के खिलाफ, मैं वकील हूँ। कोई अगर बिल्कुल अपने स्पष्ट डिसीजन के साथ आएगा और कहेगा तो मैं ज़रूर उसके लिए काम करूँगा। मैं नहीं करूँगा, कोई और वकील करेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपने अपना अगर मन बना लिया है कि आपको क्या करना है तो मेरा काम तो आसान हो गया, मुझे रिसर्च करना ही नहीं है। आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने उनसे केस के बारे में तफसील से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वो एक बैंकर है और उनका 22 लाख रुपया व्यू नाउ में फंसा हुआ है। अब मैं सोचता हूं, बैंकर होते हुए भी अगर आपने अपना पैसा ऐसे किसी स्कीम में लगा दिया तो आम आदमी क्या करेगा? वो क्या ड्यू डिलिजेंस करता? खैर, मैंने उनसे कहा कि आप व्यक्तिगत तौर पर केस फाइल करना चाहते हैं या ग्रुप में जाके केस फाइल करना चाहते हैं, चॉइस आपकी। मेरी पूछे तो मैं क्लास एक्शन, मास एक्शन की बात कर रहा हूं। उससे सरकार पर, ईडी पर, कोर्ट पर दबाव बनता है। तो मैंने कहा आप एक ग्रुप बनाइए और हम कार्रवाई करते हैं, जिससे ईडी पर, सरकार पर, जुडिशरी पर एक कलेक्टिव प्रेशर बन सके। तब उन्होंने मुझसे पूछा, सर आप इतने दिन से व्यू नाउ पे वीडियो बना रहे हैं, आपका चैनल है, क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो पहले से बना हुआ है, क्या मैं उसका हिस्सा हो सकता हूं? तो मैंने कहा साहब मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं ग्रुप बनाओ, पर लोग आगे नहीं आए। फिर उनका जवाब, तो ठीक है, मैं अब इसमें व्यर्थ समय नहीं करूंगा, ग्रुप बनाने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं तो अकेले ही केस करूंगा। मैंने कहा स्वागत है जी। मैंने उन्हें अपनी फीस बता दी और फिर आया सवाल उनका, पर सर मैंने केस कर दिया, आपको बताई हुई आपकी फीस दे दी, गारंटी क्या है? आप गारंटी लेंगे कि मुझे मेरा पैसा दिलवा देंगे? अब ये सवाल मैं अक्सर कई फोनों पे सुनता हूं, कॉमन सवाल है, तो आज मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि गारंटी क्या है व्यू नाउ पे अगर आप अकेले या ग्रुप में जाके केस करेंगे। तो इसका जवाब मैं आपको दूं गारंटी का, उसके पहले मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से जो सुन रहे हैं कि जब आप लोगों ने व्यू नाउ में पैसा लगाया था तब आपने सारी गारंटी ली थी कि नहीं ली थी? और जो गारंटी आपको दी गई उस पर आप आश्वस्त हुए, तभी किसी ने 2 करोड़, किसी ने 3 करोड़, किसी ने 50 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 22 लाख। इस केस में 22 लाख रुपए, कुछ बता रहे हैं 4-5 लाख वापस भी मिले हैं, तो 30 लाख रुपए आपने लगा दिए।
गवर्नमेंट के साथ MOU थी, चंडीगढ़ में ऑफिस था, डाटा सेंटर था, CEO से आप लोगों ने मुलाकात भी कर ली थी, सब चेक भी किया था। तो इतनी सारी गारंटियां लेने के बाद आज कहां खड़े हैं आप? आज आपको क्या मिला? और आप फिर वही गारंटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, सज्जन आपने ये सारी गारंटियां ली थी? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आज आपको क्या मिला? बोले कुछ नहीं, हम फंस गए। कहा फिर आप गारंटी की बात कर रहे हैं? तो मेरी तरफ से जवाब सुन लीजिए, गारंटी एक है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो पैसा वापस आने का कोई चांस नहीं। कोई मिराकल नहीं होने जा रहा, कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने जा रही, कोई जादू नहीं होने जा रहा। तो गारंटी यही है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो पैसा वापस नहीं आने जा रहा। ज्यादा से ज्यादा बचा लेंगे तो वकील की फीस बचा लीजिए। कोई करोड़ों में तो आप वकील को फीस दे नहीं रहे। लेकिन अगर दूसरी गारंटी, लेकिन अगर आप लीगल एक्शन लेंगे तो कम से कम ये गारंटी तो है कि आपका क्लेम कोर्ट की नजर में दर्ज हो जाएगा, कानून की नजर में वैध हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, स्टैंड कर जाएगा, क्वांटिफाई हो जाएगा। कल को चाहे जो भी फैसला आए, आपके उस क्लेम पर, आपके उस रकम पर कोई सवाल नहीं उठेगा। या आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। आप सच बोल रहे हैं तो आपके कागज पक्के हैं या नहीं हैं। तो गारंटी नंबर 1 आप मत कीजिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा। गारंटी नंबर 2, आपका क्लेम क्वांटिफाई हो जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा, सरकार के सामने दर्ज हो जाएगा, सब्सटेंशिएट हो जाएगा और लीगली वैलिड हो जाएगा। इतनी गारंटी तो है। और फिर मैंने उनसे कहा कि यह गारंटी वाला सवाल अब आपको पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार आप गारंटी के सवाल पूछ के 2 करोड़, 4 करोड़, 22 लाख, 25 लाख से नीचे हैं। ये गारंटी वाला सवाल कुछ ऐसा ही है, ये बहुत लोग पूछते हैं कि साहब ये गारंटी वाला सवाल कुछ वैसा ही है कि किसी ने शादी होने से पहले पंडित जी से पूछा, सर क्या गारंटी है कि मुझे बेटा ही होगा? मुझे तो बेटा ही चाहिए, तभी मैं शादी करूंगा। तो भाई साहब पहले दुल्हन ढूंढ लो, फिर देखते हैं लड़का होता है या लड़की होती है। तो मैंने इन भाई साहब से यही कहा कि दुल्हन ढूंढ लो, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, देखिए आगे आगे क्या होता है। मैंने कहा गारंटी चौथी ये है कि कानून में हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है, एक डेडलाइन होती है। और सिनेमा में आप देखते हैं कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, सिर्फ मिलती हैं तारीखें। ये भी सच है, लेकिन यह भी सच है कि कानून अपनी एक निश्चित टाइमलाइन के हिसाब से चलता है। जैसे आपने देखा CEO का अरेस्ट हुआ, एक तय समय सीमा के तहत उनको जालंधर के कोर्ट में ED को हाजिर करना पड़ा। ये गारंटी थी। अगर अरेस्ट गारंटी थी तो उनकी मजिस्ट्रेट के सामने उस तय समय सीमा में पेशी भी गारंटी थी। फिर आपने देखा कि उनको रिमांड पे भेजा गया, ये भी गारंटी थी। रिमांड कितने दिन का मिलेगा, ये भी गारंटी थी। फिर आपने देखा रिमांड खत्म होने के बाद, एक्सटेंशन मिलने के बाद कोई छूट नहीं मिली ED को। उनको JC से, पुलिस कस्टडी से, या यहाँ पे कहिए कि ED की कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब बात हो रही है बार बार ED क्या कर रही है, ED क्या कर रही है, तो वह भी एक समय सीमा है जिसके पूर्व ED आकर के कोर्ट के सामने बताएगी कि हमने ये किया, हमारे
पास ये सबूत हैं, कोर्ट उसका संज्ञान लेगी। और अगर ईडी इस मामले में चूक गई तो जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो डिफॉल्ट बेल के अधिकारी हो जाएंगे। फिर बेल की हियरिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर सब कुछ कानून टाइमलाइन के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। तो जब कानून चल रहा है अपने ट्रैक से, अपने डेडलाइन से, अपने सेट स्टैंडर्ड से, तो आपको क्या इस पूरे प्रोसेस में अपना क्लेम रजिस्टर नहीं करा देना चाहिए? फिर मेरी बात समझिए, मैं कोई केस करने की बात नहीं कर रहा, मैं क्लेम रजिस्टर कराने की बात कर रहा। वरना सबके पैसे वापस आएंगे और आप देखते रह जाओगे। जम्मू की यह कहानी यही नहीं रुकती है, किसी बीच में लुधियाना से भी एक कहानी आ जाती है। मैं वीडियो देख रहा था, मैं सिर्फ अपना ही वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो दूसरे लोग वीडियो बनाते हैं उनका भी देखता हूँ, बड़े शिद्दत से देखता हूँ, बड़े सीरियसनेस से देखता हूँ, और जो पॉजिटिव बात होती है उससे सीखता हूँ, उस पर रिएक्ट करता हूँ, उस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो लुधियाना के एक सरदार जी हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, क्लास 4 अफसर रहे। उन्होंने अपनी व्यथा बताई, अपनी कहानी बताई कि साहब पहले मैंने 2 पार्टिकल्स लिए, फिर दिल्ली गया, फिर उनका सेटअप देखा, फिर मैं चंडीगढ़ गया, फिर मैं जीरकपुर गया, फिर मैं सीईओ साहब से मिला, कॉन्ट्रैक्ट्स चेक किए, गवर्नमेंट एमओयू देखा, फिर भी मैं इस मुसीबत से अपने आप को बचा नहीं सका और अपना मेहनत का पैसा गंवा दिया। तो इस दूसरी कहानी से क्या समझ रहे हो कि आपने तमाम ड्यू डिलिजेंस किया, बट हुआ क्या नतीजा? मैं समझता हूं आप डरे हो, आप घबराए हुए हो, लेकिन आपको एक्शन मोड में तो आना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, या तो एक्शन लो या भूल जाओ अपना पैसा। आज मैं सिर्फ जम्मू या लुधियाना के सरदार जी की कहानी या जम्मू के बैंकर की कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि हर उस माँ बाप, नौजवान और रिटायर्ड आदमी की आवाज उठा रहा हूं जिनका पैसा इस केस में डूब गया है। आप जब एक्शन लोगे तो ईडी की मजबूरी होगी एक्टिव होना। ईडी के पास बहुत काम है। जो ग्रुप, जो इन्वेस्टर्स, उससे सवाल जवाब करेगा। जहां ईडी को कोर्ट में आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी बतानी होगी, वहां उनकी एक्टिवनेस, सक्रियता बढ़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मास एक्शन लो, क्लास एक्शन लो। आपका पिटीशन जब कोर्ट को जाएगा ना, तभी कोर्ट ईडी को, सरकार को, किसी भी इरादे को, किसी भी संस्था को डायरेक्शन देगा। बिना पिटीशन के कोर्ट में डायरेक्शन नहीं होता, आवाज लगानी पड़ती है। और जब आपका डॉक्यूमेंट सामने आएगा ना, उससे ही साबित होगा ये जो पैसा है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, या जो पैसा है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, वो कोई क्राइम करके जमा नहीं किया गया है। इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट। बल्कि ये इन्वेस्टर्स का पैसा है, ठीक है, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस की अवहेलना हुई होगी, ठीक है, सेबी के रूल की कोई अवहेलना हो गई होगी, लेकिन ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, ड्रग मनी नहीं है, ये टेररिस्ट मनी नहीं है, ये हार्ड अर्न मनी है इन्वेस्टर्स की, भारत के देश की जनता की।
and that will also help Kharur. That will also help you now. मैं आपको कहीं आने के लिए नहीं कह रहा, ना मुझे एडवोकेट एक्ट के तहत बिजनेस सॉलिसिट करने का अधिकार है और ना मैं आपको बुला रहा हूं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं, पहले कदम उठाओ और वो भी लीगल 100% ठोक बजा के। परिणाम अच्छा है। अगले एपिसोड में बात करेंगे क्या FIR करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। FIR वर्सेस कंप्लेन कौन सी रूट लेनी चाहिए। तब तक के लिए आपके वकील और आपके दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही एक विषय के साथ अगले एपिसोड में। आपको हमारे इस चैनल पर कानूनी जानकारी सीधे मिलती रहेगी। जय हिंद, जय न्याय, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।